ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि वर्ष 2026-27 के लिए कुल 53 लाख करोड़ रुपए से अधिक के व्यय का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र से अलग अलग कर संग्रह के रूप में 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक राज्यों के पास जाएगा। उन्होंने बताया कि वित्त आयोग के अध्ययन के बाद कहा गया है कि केंद्र से राज्य सरकारों को जो पैसा जाना है वो ठीक ढंग से गया है। श्रीमती सीतारामन का कहना था कि कोई भी राज्य पीएम गतिशक्ति योजना का हिस्सा बन सकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं और दिव्यांगजनों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार दिलाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उनका कहना था कि अलग अलग क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए एआई के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कृषि क्षेत्र में डिजिटल योगदान को लेकर पूरा समर्थन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को धन्यवाद देना चाहिए कि कई परेशानियों के बावजूद वे कृषि क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट 2026 से लेकर 2050 तक के कई सारे विषयों को समाहित करता है, इसलिए इसमें कई दीर्घकालिक निवेश हैं। उन्होंने बायोफार्मा संबंधी परियोजना, सेमीकंडक्टर मिशन और कार्बन कैप्चर जैसी क्षेत्रों में निवेश का उल्लेख किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार अवसंरचना बढ़ाने पर भी जोर दे रही है, जिससे सामान की आवाजाही तेज और सस्ती होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। सरकार ने स्पष्ट घोषणा की है कि मध्यम उद्योग जिन्हें निर्यात बढ़ाने की क्षमता है, उन्हें और मदद दी जाएगी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पीएम गतिशक्ति के मानकों के अनुरूप कोई भी राज्य अलाइड हेल्थ सर्विस योजना के लिए शामिल हो सकते हैं। इसमें अस्पताल, मेडिकल शिक्षा और अन्य सहयोगी सेवाएं एक ही परिसर में होंगी। कोई भी राज्य इसके लिए पात्र हो सकता है। इसमें आयुष भी शामिल है। उनका कहना था कि शिक्षा में कौशल को शामिल करने से विद्यार्थी उद्यमी बन सकेंगे। इसके लिए किसी राज्य में औद्योगिक क्लस्टर के पास मेगा उद्यमशीलता निर्माण केंद्र बन सकते हैं। ये भी किसी राज्य में बन सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में आइकॉनिक टूरिज्म सेंटर की घोषणा हुई है। उन्होंने कहा कि 10,000 गाइड तैयार किए जाएंगे। उन्हें 12 सप्ताह का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इससे रोजगार बढ़ेंगे। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री ने लखपति दीदी की शुरुआत की है। सरकार हर क्षेत्र में रोजगार के लिए ध्यान रखकर काम कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोकोनट प्रमोशन योजना की घोषणा की गई है। ये 1 करोड़ किसानों के लिए तत्काल लाभ पहुंचाने वाली है। केरल को कुछ नहीं मिलने के विपक्षी सदस्यों के आरोपों पर उन्होंने कहा कि नारियल राज्य की जीवनधारा है। उन्होंने कहा कि राज्यों के मुद्रास्फीति के आंकड़े में केवल कोकोनट की किल्लत का असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस योजना से केरल समेत हर नारियल उत्पादक राज्य भी लाभान्वित होंगे। लोकसभा में आज भी केंद्रीय बजट पर चर्चा जारी रही। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट की आलोचना की और कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में भारत और उसके किसानों के हितों की अनदेखी की गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में किसानों के हितों को कुचल दिया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस समझौते में सरकार ने डिजिटल व्यापार के नियमों पर नियंत्रण छोड़ दिया है, डेटा लोकलाइजेशन हटाया है, अमेरिका को डेटा का मुक्त प्रवाह करने की अनुमति दी है, डिजिटल कर पर सीमा लगा दी है, सोर्स कोड खुलासा करने की शर्त हटा दी है और बड़ी टेक कंपनियों को लंबे टैक्स हॉलिडे दे दिए हैं। उन्होंने भारत अमेरिका व्यापार समझौते का हवाला देते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार भारतीय किसान एक भयानक तूफान का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना था कि सरकार ने हजारों एकड़ में फैले यांत्रिक अमेरिकी खेतों के लिए दरवाजा खोल दिया है, जिससे हमारे छोटे किसानों को पूरी तरह कुचल दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत की वित्त व्यवस्था और ऊर्जा को भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने की छूट दे दी गई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि जनसंख्या त्रासदी है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये ताकत है। राहुल गांधी ने कहा कि बजट में इस बात को माना गया है कि ऊर्जा और वित्त को दुनिया भर में हथियार बनाया जा रहा है, लेकिन इस बारे में बजट में किसी कदम का उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें अपने लोगों, डेटा, खाद्य आपूर्ति और ऊर्जा तंत्र की सुरक्षा करनी होगी।
भारतीय जनता पार्टी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो सदन में असत्य बोल रहे हैं तथा उनके पास तथ्य नहीं है। ठाकुर ने कहा कि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। उन्होंने लोकसभा में बजट पर भाषण के तुरंत बाद राहुल गांधी के सदन से चले जाने को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें असत्य बोलने की आदत होती है, वे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। ठाकुर ने भारत में डेटा सेंटर के लिए बजट प्रस्ताव में 20 साल के लिए कर अवकाश दिए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे भारत में निवेश आएगा, लेकिन राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि उन्हें सदन के नियमों से नफरत है, स्पीकर से नफरत है, देश के प्रधानमंत्री से नफरत है और अब तो भारत से ही नफरत हो गई है। ठाकुर ने आयुष्मान भारत योजना को उल्लेख करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इसका विरोध किया था और जनता ने उनकी विदाई कर दी। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की विदाई तय है। बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने कहा कि ये बजट विकसित भारत कहकर उड़ान का रनवे है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में 1990 के बाद बिहार विनाश की तरफ गया, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में लगातार विकास हो रहा है। आम आदमी पार्टी के सदस्य राजकुमार छब्बेवाल ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि पंजाब के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। भाजपा सदस्य सुधीर गुप्ता ने कहा कि यह बजट विकसित भारत की यात्रा को तेज करने वाला है। उनका यह भी कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में देश चौतरफा विकास कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश सरकार के बार बार आग्रह के बावजूद केंद्र से उसके हिस्से की बकाया राशि जारी नहीं की गई है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने सदन में प्रश्नकाल के बाद औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। प्रस्तावित कानून के उद्देश्यों और कारणों संबंधी कथन के अनुसार औद्योगिक संबंध संहिता 2020 जिन कानूनों की जगह लेगा, उनमें ट्रेड यूनियंस अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की जगह लेगा, जो श्रमिक संघों, औद्योगिक रोजगार और औद्योगिक विवादों से जुड़े हैं। इसमें धारा 104 के अंतर्गत बचत के प्रावधान हैं। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी आम बजट 2026-27 पर चर्चा जारी रही। चर्चा में विपक्ष ने जहां बजट में बेरोजगारी सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कारगर घोषणा नहीं और भारत अमेरिका व्यापार समझौते को देखते हुए एक पूरक बजट लाने का सुझाव दिया, वहीं सत्ता पक्ष ने दावा किया कि बजट विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने सरकार को सुझाव दिया कि अकेले विकास से काम नहीं चलेगा और नीति बनाते समय रोजगार को केंद्र में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बजट एक ऐसे समय में आया है जब भारत एक मध्यम आय वाले राष्ट्र से उच्च मध्यम आय वाला देश बनने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए गए उपाय ये तय करेंगे कि विकास सीमित रहेगा अथवा ये वास्तव में सबका साथ सबका विकास बन पाएगा। जनता दल एस प्रमुख ने कहा कि केवल निवेश से ही संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि देश के युवाओं के लिए गरिमापूर्ण रोजगार सृजित हो सकें, विशेष रूप से छोटे शहरों और ग्रामीण भारत में। उन्होंने कहा कि कराधान को सरल बनाया जाना स्वागत योग्य है, किंतु कर नियमों का अनुपात भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ईमानदार करदाताओं को सुरक्षित महसूस करना चाहिए, चिंतित नहीं। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बाद की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार को पूरक या संशोधित बजट पेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत भारत को करीब 45 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी करनी है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के बदले अब वेनेजुएला से तेल खरीदना होगा, जिससे एक और ढुलाई खर्च बढ़ेगा, वहीं उस तेल के शोधन में परेशानी आएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि पहले बजट नीति उन्मुख होते थे, अब व्यक्तित्व उन्मुख हैं।
उन्होंने कहा कि पुरानी बातों को दोहराने से काम नहीं चलेगा, वर्तमान की सच्चाइयों पर ध्यान देना होगा। भारतीय जनता पार्टी की कविता पाटीदार ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लगातार 9 बार बजट बनाकर एक कीर्तिमान बनाया है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आज जहां दुनिया के कई देश कर्ज में डूबे हुए हैं, वहीं भारत 7% से अधिक की विकास दर के साथ मजबूत आर्थिक स्थिति में खड़ा है। उन्होंने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य की झलक दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के अशोक शंकरराव चव्हाण ने कहा कि ये बजट महिलाओं, किसानों, गरीबों, युवाओं, मध्यम वर्ग और उद्यमियों को सशक्त बनाने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि बजट में महाराष्ट्र के रेलवे संबंधित कार्यों के लिए 23,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भाजपा के सुजीत कुमार ने कहा कि ये बजट अगले 25 वर्ष का रोड मैप है। उन्होंने कहा कि ये विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। भाजपा के सतपाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर के लिए कोई घोषणा नहीं किए जाने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा राज्य से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां के हालात बड़े स्तर पर बदले हैं और आज बच्चों के बस्तों में पत्थर नहीं बल्कि कॉपी किताबें हैं। राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव ने बजट को औपचारिकता मात्र बताते हुए कहा कि यह अमीरों के लिए उपहार लेकिन गरीबों के लिए भार है। देश में आर्थिक असमानता में भारी वृद्धि होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये बजट आम आदमी की आमदनी घटाने वाला और उनकी परेशानी बढ़ाने वाला है। चर्चा में द्रमुक के आर गिरिराजन, आम आदमी पार्टी के राजेंद्र गुप्ता, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, गोला बाबू राव, भारत राष्ट्र समिति के आर सुरेश रेड्डी, माकपा के वी शिवदासन, समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन, बीजू जनता दल के देवाशीष सामंतराय, बहुजन समाज पार्टी के रामजी, भाजपा के संजय सेठ, दर्शना सिंह, कांग्रेस के चंद्रकांत दामोदर हंडोरे, निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हारिस बीरन ने भी भाग लिया। चर्चा अधूरी रही। इससे पहले सवेरे 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर शून्यकाल में भाजपा के घनश्याम तिवारी ने जम्मू कश्मीर में बहने वाली चंद्रा और भागा नदियों में सुरंग बनाने की मांग करते हुए कहा कि ये सुरंग बनने से सतलज नदी में इन दोनों नदियों का पानी सतलज नदी में आएगा तथा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को बहुत राहत मिलेगी। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कहा कि जिस तरह मतदाताओं को मतदान का अधिकार है, उसी तरह काम नहीं करने की स्थिति में राइट टू रिकॉल भी मतदाताओं के पास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राइट टू रिकॉल के तहत मतदाता एक निर्धारित और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसी दल के अशोक कुमार मित्तल ने दर्दनाक और खतरनाक हादसों का मुद्दा उठाया और कहा कि इनकी वजह केवल प्रशासनिक लापरवाही होती है। भाजपा के बाबू भाई जीसंग भाई देसाई ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के विनियमन की मांग करते हुए कहा कि सोशल मीडिया बच्चों, किशोरों और युवाओं के मन पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। इसी पार्टी के डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मेरठ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने की मांग की। वाजपेयी ने कहा कि अगर मेरठ में फिलहाल एम्स स्थापित नहीं किया जा सकता तो वहां स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान या ऐसी ही उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था वाले संस्थान की स्थापना की जाए जो बेहतरीन इलाज के साथ ही उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और विशेषज्ञ देखभाल सुपर स्पेशलिटी भी प्रदान कर सकें। समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने उत्तर प्रदेश में कुत्तों और बंदरों के उत्पात का मुद्दा उठाया। जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने बिहार के दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने और इसके विस्तार की मांग की। शून्यकाल में कांग्रेस के अशोक सिंह, जेबी माथेर हिशम, भाजपा के मयंक कुमार नायक, राधा मोहन दास, बाबूराम निषाद, धनंजय भीमराव महादिक, नरहर अमीन, टीडीपी के मस्तान राव यादव, बीधा और तृणमूल कांग्रेस की रीता व्रता बनर्जी ने शून्यकाल में लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।